बॉन्ड पैरामीटर्स। बॉन्ड पैरामीटर्स, बॉन्ड पैरामीटर से क्या मतलब है कि बॉन्ड में कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। उनमें नंबर 1 बॉन्ड लेंथ। पहली बॉन्ड पैरामीटर यानी कि बॉन्ड की पहली प्रॉपर्टी बॉन्ड की लेंथ यानी बॉन्ड की लंबाई कितनी है। तो फिर एक एटम ये था, इसके सेंटर में न्यूक्लियस था, एक दूसरा एटम ये इससे बॉन्ड बनाए हुए हैं, इसके भी सेंटर में न्यूक्लियस है। इन दोनों न्यूक्लियस के सेंटर का डिस्टेंस क्या कहलाएगा? बॉन्ड लेंथ। चाहे ये दोनों एटम सेम हो, मैंने बिल्कुल बराबर वाले साइज के बनाए हैं, चाहे ये अलग अलग साइज के हों। एक एटम ये, दूसरा बॉन्ड बनाया हुआ छोटे साइज का, तब भी क्या होगा? इसके न्यूक्लियस से इसके न्यूक्लियस तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा? बॉन्ड लेंथ। यदि दोनों ही एटम छोटे हैं तो बॉन्ड लेंथ कम होगी, उनके न्यूक्लियस में डिस्टेंस कम आएगा। मींस बॉन्ड लेंथ तो हुआ कि दो बॉन्डेड एटम के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस, लेकिन उसकी वैल्यू किस बात पर डिपेंड करेगी कि जो बॉन्डेड एटम है उनका साइज कैसा है। यदि बॉन्डेड एटम का साइज बड़ा होगा तो बॉन्ड लेंथ लॉन्गर होगी, उनके न्यूक्लियस में डिस्टेंस ज़्यादा आ जाएगा, और बॉन्डेड एटम छोटे होंगे तो बॉन्ड लेंथ छोटी होगी। इसके अलावा जो सिंगल बॉन्ड होता है उसकी लेंथ सबसे ज़्यादा होती है, जो डबल बॉन्ड है वो थोड़ा छोटा लेंथ का होता है, और ट्रिपल बॉन्ड और छोटा। यानी कि बॉन्ड लेंथ का बॉन्ड के नंबर से भी रिलेशन है। सिंगल बॉन्ड लॉन्गेस्ट, इनवर्स रिलेशन हो गया। अकेला बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ उसकी सबसे ज्यादा है। डबल बॉन्ड हो गया तो उनके बीच में डबल अट्रैक्शन हो गया, डबल अट्रैक्शन हो गया तो बॉन्डेड एटम थोड़ा पास आ जाएंगे। ट्रिपल बॉन्ड बना कि जैसे कि दो कार्बन एटम है, सिंगल बॉन्ड जुड़े हुए, ये भी कार्बन सिंगल बॉन्ड है, लेकिन ये कार्बन ये डबल बॉन्ड से जुड़ गया, तब दो बॉन्ड की वजह से उनके बीच में अट्रैक्शन क्रिएट होकर दोनों एटम थोड़ा पास आ जाएंगे, यानी बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। अब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, बॉन्ड लेंथ और भी कम हो गई। तो इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन गया, ट्रिपल बॉन्ड और भी छोटा होगा। तो इस तरह से बॉन्ड लेंथ का नंबर ऑफ बॉन्ड से भी रिलेशन। नोट करें पहले डेफिनेशन बॉन्ड लेंथ की। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई। ये न्यूक्लियाई क्या वर्ड हुआ? न्यूक्लियस सिंगुलर, अब प्लूरल हो जाए तो न्यूक्लियाई। एक को न्यूक्लियस बोलते हैं, यहां पर दो हो गई, प्लूरल हो गया तो न्यूक्लियाई वर्ड यूज करते हैं। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स, TWO2 कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स। It's the distance between the nuclei of two covalently bonded atoms. इस तरह से बना के दिखा दो डायग्राम, दोनों तीनों बना लो। Its value depends upon size of atom. बॉन्ड लेंथ की वैल्यू जो बॉन्डेड एटम है उनके साइज पर डिपेंड करेगी। साइज ऑफ बॉन्डेड एटम्स कैसे? जैसे हमने डायग्राम से पता चल रहा है, बॉन्डेड एटम बड़े होंगे तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, बॉन्डेड एटम छोटे साइज के होंगे तो उनकी बॉन्ड लेंथ कम होगी। ठीक है, एज द साइज ऑफ बॉन्डेड एटम, एज द साइज ऑफ bonded atom decreases,
comma bond length decreases. Full stop. Single bond is longer than double bond. एटम सेम रखे हैं, साइज यानी सेम रहा होगा एटम का, उसके बावजूद भी सेम एटम होने के बावजूद भी यदि सिंगल बॉन्ड है तो वो लॉन्गर होगा. सिंगल बॉन्ड इज लॉन्गर देन डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड इज लॉन्गर देन ट्रिपल बॉन्ड. although bonded atoms are same, कि bonded atom सेम है तब भी कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सबसे लॉन्गर, डबल बॉन्ड और छोटा, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड सबसे छोटा. although bonded atoms are same. सेकेंड बॉन्ड पैरामीटर नंबर 2. पहला बॉन्ड पैरामीटर हो गया बॉन्ड लेंथ. नंबर 2 बॉन्ड एंथैल्पी. एंथैल्पी यानी एनर्जी. किसी भी बॉन्ड को तोड़ना हो तो जो हम एनर्जी सप्लाई करेंगे वो क्या कहलाएगी? बॉन्ड एंथैल्पी. बॉन्ड एंथैल्पी की वैल्यू, यदि बॉन्ड छोटा होगा तो उसको बॉन्ड को तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, बॉन्ड एंथैल्पी की वैल्यू हाई होगी. बॉन्ड लॉन्गर होगा तो बॉन्ड एंथैल्पी कम होगी. इसको ऐसे समझो कि जैसे मान लो तुम लोगों को 2 लकड़ी के पीस दे दिए जाएं सेम रेडियस वाले, एक की लेंथ ज़्यादा हो, बड़ा हो, और एक छोटा हो. अब मैं कहूँ तोड़ो उसको, तो कौन सा आसानी से तोड़ दोगे? लॉन्गर वाला. जो लंबा पीस होगा उसको आसानी से तोड़ दोगे, छोटा पीस होगा उसे तोड़ने में तुम्हें ज़्यादा मुश्किल होगी. ऐसे यहाँ पर होता है कि बॉन्ड जितना लॉन्गर होगा उतना वीकर होगा, यानी कि उसकी बॉन्ड एंथैल्पी कम होगी. वीकर का मतलब क्या हो गया? थोड़ी एनर्जी सप्लाई करने से ही बॉन्ड टूट जाएगा. तो बॉन्ड एंथैल्पी होगी एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड. देखो it is the average amount of energy required to break one mole of the bond. To break 1 mole of the bonds. क्वांटिटी उन्होंने क्या बोल दिया है? 1 मोल बॉन्ड की. फुल स्टॉप. लॉन्गर बॉन्ड, लंबे बॉन्ड जो होंगे उनकी बॉन्ड एंथैल्पी कम होगी. लॉन्गर बॉन्ड्स हैव लो बॉन्ड एंथैल्पी. low bond enthalpy than shorter bond. Longer bond have low bond enthalpy than shorter bond. अब यदि हम सिंगल, डबल और ट्रिपल की बात करें तो उसमें सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी कम होगी, एक ही बॉन्ड तोड़ना पड़ रहा है. जहां पर हमें डबल बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, डबल बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा होगी. लेकिन ध्यान करो, पिछली क्लास में मैंने बताया था ये सिग्मा बॉन्ड होता है, इसमें एक सिग्मा एक पाई होता है. तुम कहोगे आपने कहा था ये पाई बॉन्ड तो वीकर होता है. ठीक है, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड के कंपेरिजन में वीकर है, लेकिन जब हम इसको तोड़ रहे हैं और इसको तोड़ रहे हैं तो सिग्मा तो यहाँ भी तोड़ना पड़ रहा है, यहाँ भी तोड़ना पड़ रहा है, साथ में वीक वाला भी तोड़ना पड़ रहा है. तो डेफिनेटली इस वाले के कंपेरिजन में
इस एनर्जी ज़्यादा सप्लाई करनी पड़ेगी इसके कंपैरिजन में, और यहाँ पर हम तोड़ेंगे तो 3 बॉन्ड तोड़ने पड़ रहे हैं, एक सिग्मा और 2 पाई, तो ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगी, और भी ज़्यादा हो जाएगी डबल बॉन्ड से। देखो, डबल बॉन्ड हैज हायर बॉन्ड एंथैल्पी, double bond has higher bond enthalpy than single bond. And triple bond has higher bond enthalpy. Triple bond has higher bond enthalpy than double bond. ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी डबल बॉन्ड से ज्यादा हो जाएगी और डबल बॉन्ड की सिंगल बॉन्ड से ज्यादा। लेकिन अब एक बात को और डिपेंड करती है बॉन्ड एंथैल्पी कैसे। हमने एक वाटर मॉलिक्यूल लिया, वाटर मॉलिक्यूल में 2 बॉन्ड आ रहे हैं, दोनों ही ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में आ रहे हैं, बॉन्ड तो एक एक करके टूटेगा। हमने पहले एक बॉन्ड तोड़ा और सपोज इसमें x अमाउंट में एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। बॉन्ड टूटने के बाद क्या पोजीशन बन गई, ये पोजीशन बन गई। इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, अब बॉन्ड टूटा होगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ गए होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले गया होगा। अब जब दूसरा बॉन्ड तोड़ोगे, ये x अमाउंट में एनर्जी नहीं सप्लाई करनी पड़ेगी, y अमाउंट में एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। यानी एक ही मॉलिक्यूल में 2 बॉन्ड आ रहे हैं और जबकि सेम ही एटम के बीच के हैं, उसके बावजूद भी दोनों बॉन्ड में अलग अलग बॉन्ड एंथैल्पी होती है। दोनों की बॉन्ड एंथैल्पी में सेम अमाउंट में एनर्जी सप्लाई नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए बॉन्ड एंथैल्पी में हमने क्या वर्ड यूज किया डेफिनेशन में, एवरेज, कि एवरेज है। यदि हमसे पूछा जाए इस वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन हाइड्रोजन की बॉन्ड एंथैल्पी की वैल्यू कितनी होगी, तो हम x वैल्यू प्लस y वैल्यू डिवाइड बाय 2 कर देंगे कि इतनी वैल्यू होगी। दोनों की अलग अलग आई है वैल्यू, सेम तो आई नहीं। क्यों, एक बॉन्ड ये भी ऑक्सीजन हाइड बॉन्ड है, ये भी ऑक्सीजन हाइड बॉन्ड है, ये भी सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिंगल बॉन्ड है, फिर इनकी बॉन्ड एंथैल्पी अलग अलग क्यों हो जाती हैं, क्योंकि बॉन्ड एंथैल्पी की वैल्यू इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड करती है कि जिन एटम के बीच का बॉन्ड टूट रहा है उनके पास इलेक्ट्रॉन की क्या पोजीशन है। यहाँ पर जब हम बॉन्ड तोड़ने चले पहला वाला बॉन्ड, तो हाइड्रोजन के पास तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था, एक इलेक्ट्रॉन था, वही शेयरिंग में यूज करा हुआ था। ऑक्सीजन के पास 2 पेयर थे। जब बॉन्ड टूट गया तो बॉन्ड वाले दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले गया होगा, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर हाइड्रोजन कंपार्टमेंट ज्यादा होती है। तो पहले 4 इलेक्ट्रॉन थे, अब कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट चेंज हो गया। अब जो बॉन्ड तोड़ने जा रहे हैं ये भी ऑक्सीजन हाइड बॉन्ड है, लेकिन इस बार ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं। यहाँ हाइड्रोजन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं था, ऑक्सीजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे। तो इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट चेंज हो गया, साथ में जो इलेक्ट्रॉन है उनका नंबर चेंज हो गया। उससे क्या होता है, बॉन्ड एंथैल्पी की वैल्यू चेंज हो गई। लिखें नेक्स्ट लाइन में, द वैल्यू ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी also depends, the value of bond enthalpy also depends upon the electronic environment, also depends upon the electronic environment of bonded atoms. Electronic environment ऑफ बॉन्डेड एटम्स, कि जिन एटम के बीच में बॉन्ड बना हुआ है उन एटम का इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट कैसा है, इलेक्ट्रॉन की क्या पोजीशन है, इस बात पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, इन H2O मॉलिक्यूल, इन वाटर मॉलिक्यूल, टू ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। In water molecule, 2 oxygen hydrogen bonds are present, but bond enthalpy of
but bond enthalpy of both bonds will be different. But bond enthalpy of both bonds will be different. दोनों बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी डिफरेंट, बिकॉज आफ्टर ब्रेकिंग फर्स्ट ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, आफ्टर ब्रेकिंग फर्स्ट ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, पहला बॉन्ड टूटा तो फौरन क्या हुआ, आफ्टर ब्रेकिंग फर्स्ट ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड द इलेक्ट्रॉनिक एनवायरमेंट around oxygen atom changes. Electronic environment around the oxygen atom changes. इस तरह से लिखा दो। हम इसलिए क्या करते हैं, एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी कैलकुलेट करते हैं। पहला बॉन्ड तोड़ा, एक्स एनर्जी सप्लाई की, दूसरा बॉन्ड तोड़ा, वाई एनर्जी सप्लाई हुई, एवरेज निकाल दिया दोनों का, एक्स और वाई को प्लस किया, जो भी वैल्यू थी 2 से डिवाइड कर दिया। ऐसे ही हम कोई और मॉलिक्यूल ले लें, मीथेन। मीथेन में 4 कार्बन बॉन्ड है। अब जब पहला बॉन्ड तोड़ने जा रहे हो तो क्या क्वेश्चन होगी, कार्बन के पास भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है फ्री, हाइड्रोजन के पास भी कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। हमने पहला बॉन्ड तोड़ा, एनर्जी सप्लाई कर दी, फर्स्ट बॉन्ड एंथैल्पी हो गई, फौरन कार्बन के पास इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट चेंज हो गया। दूसरा बॉन्ड तोड़ोगे फिर एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा। तो चारों ही बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी अलग अलग है। फिर हम क्या करेंगे, उन चारों को ऐड करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, एवरेज बॉन्ड। थर्ड बॉन्ड पैरामीटर नंबर 3, बॉन्ड एंगल। एंगल तो सब समझते ही हो। कोई भी मॉलिक्यूल है, जैसे वाटर मॉलिक्यूल है, इसमें हमने ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए जो लाइन बनाई हुई है, उन लाइन के बीच का जो एंगल होगा वो क्या कहलाएगा, बॉन्ड एंगल। वो पूछे व्हाट द बॉन्ड एंगल, हम कहेंगे इट इज द एंगल बिटवीन द लाइंस विच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द बॉन्ड। वो लाइन किसके लिए यूज की गई है, बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज की गई है। जैसे हमने डबल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड है तो एक डबल बॉन्ड को एक ही लाइन की तरह माने, और इसके बीच में ये जो एंगल बन जाएगा 180 डिग्री है, तो ये क्या कहलाएगा, बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल हो गया सिंपली इट इज द एंगल बिटवीन द लाइंस टू रिप्रेजेंट द केमिकल बॉन्ड। देखो डेफिनेशन, it is the angle between the lines which is used to represent a chemical bond। अब बॉन्ड एंगल कब छोटा होगा कब बड़ा होगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है। ये देखो 2 बॉन्ड हैं, इधर देखो ये 2 बॉन्ड हैं, एक ये वाला बॉन्ड एक ये वाला बॉन्ड। बॉन्ड एंगल इस बात पर डिपेंड करता है कि इसके इलेक्ट्रॉन पे और इसके इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को कितना रिपेल कर रहे हैं, एक दूसरे को दूर भेज रहे हैं। कि यदि इनमें रिपल्शन ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल बड़ा हो जाएगा, और इनके बीच में रिपल्शन कम होगा तो बॉन्ड एंगल कम होगा।
साथ ही साथ इस बात पे डिपेंड करता है कि ऊपर लोन पेयर हैं या नहीं है। यदि ऊपर लोन पेयर हैं तो वो भी इलेक्ट्रॉन है, वो भी इन बॉन्ड पेयर को रिपेल करेंगे और नीचे बेंड कर देंगे, जैसे कि इस वाले मॉलिक्यूल में हो रहा है। ऑक्सीजन के पास एटॉमिक शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इधर हाइड्रोजन का बॉन्डिंग में यूज है, एक इधर बॉन्डिंग में यूज है, तो ये दोनों तो बॉन्ड पेयर हो गए और ये दोनों कौन से में हैं? लोन पेयर। इन लोन पेयर ने इन बॉन्ड पेयर को नीचे रिपेल कर दिया। 3 एटम यहां पर है, 3 ही एटम यहां पर हैं। CO2 में भी 3 एटम है, वहां भी 3 एटम है, लेकिन इसकी शेप V शेप बन गई और इसकी शेप लीनियर शेप बन गई। यहाँ बॉन्ड एंगल कम है, 104 के करीब का होता है, यहाँ बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का है। ऐसा क्यों? क्योंकि कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं है। कार्बन के आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन का नंबर 6 होता है, तो 6 की कॉन्फिगरेशन क्या बनेगी? 2,4। आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 इधर शेल में यूज है, 2 इधर शेल में यूज है, कोई भी लोन पेयर नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर थे, तो इन लोन पेयर ने इन बॉन्ड पेयर को रिपेल करके बॉन्ड एंगल को नीचे मोड़ दिया, बॉन्ड को नीचे मोड़ दिया, यानी बॉन्ड एंगल को कम कर दिया। जबकि इस वाले केस में कोई लोन पेयर नहीं था। इसका मतलब बॉन्ड एंगल की वैल्यू किस बात पर डिपेंड करेगी? इट डिपेंड्स अपॉन द रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। दूसरा बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर, कि जो बॉन्ड पेयर हैं वो आपस में कितना रिपेल कर रहे हैं और लोन पेयर बॉन्ड पेयर को कितना रिपेल कर रहे हैं। इन दोनों बात पर डिपेंड करता है कि बॉन्ड एंगल की वैल्यू कितनी होगी। अभी जब हम हाइब्रिडेशन मॉलिक्यूल की शेप पढ़ेंगे तो वहां पर तुम्हें हर एक में बताया जाएगा कि किस तरह से कौन कौन सी शेप में कितना कितना एंगल होता है। फिलहाल बॉन्ड एंगल क्या चीजें क्लियर हो गई और वो किस पे डिपेंड कर रही है? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन। इट डिपेंड्स अपॉन बॉन्ड पेयर रिपल्शन, बॉन्ड पेयर डैश बॉन्ड पेयर रिपल्शन, यानी एक बॉन्ड का दूसरे बॉन्ड के बीच में कितना रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, इस पर डिपेंड कर रही है। एंड लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, लोन पेयर का बॉन्ड पेयर का कितना रिपल्शन है, इस पर भी डिपेंड कर रही है। फोर्थ बॉन्ड पैरामीटर, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर तो सिंपली नंबर ऑफ बॉन्ड्स को बोलते हैं। जहां पर सिंगल बॉन्ड है यानी बॉन्ड ऑर्डर 1 है, जहां डबल बॉन्ड है बॉन्ड ऑर्डर 2 हो गया, जहां ट्रिपल बॉन्ड है वहां बॉन्ड ऑर्डर 3 है। तो व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर? इट इज द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द टू एटम्स। दो एटम के बीच में जो भी बॉन्ड का नंबर है उसको हम बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं। लेकिन इट इज द नंबर ऑफ बॉन्ड्स between the two atoms। तो ये 4 टाइप के बॉन्ड पैरामीटर्स हो गए, यानी बॉन्ड में 4 तरह की हमने प्रॉपर्टी पढ़ी कि हमने समझ लिया बॉन्ड लेंथ क्या होती है, जो सबसे पहले हमने पढ़ा है यहाँ पर, और फिर हमने देखा कि बॉन्ड लेंथ नंबर ऑफ बॉन्ड पे डिपेंड कर रही है और बॉन्डेड एटम के साइज पे डिपेंड कर रही है। दूसरा पढ़ा हमने बॉन्ड एंथैल्पी, वो क्या था, बॉन्ड को ब्रेक करने में कितनी एनर्जी अप्लाई की जा रही है। तीसरा पढ़ा हमने बॉन्ड एंगल और चौथा बॉन्ड ऑर्डर।